फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो हम लोग लगातार इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में अभी 2-3 दिन हमने न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस की, फिर टेक्सटाइल की। तो आज उसी क्रम में हम प्रसार शिक्षा की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी समझ बेस्ड प्रश्न भी होंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रसार शिक्षा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और PYQ को सॉल्व किया होगा, तो ईजिली आप आंसर दे पाओगे। ठीक है। अब प्रसार शिक्षा से जो भी प्रश्न बनते हैं वो बनते भी इसी टाइप के हैं। तो प्रश्न फर्स्ट है। अच्छा, सेकंड प्रश्न पर हम आ गए हैं। ओके, तो हम फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, और उससे पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को एक बार, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे टाइम टू टाइम जो भी हम अपडेट आपको दें, चाहे प्रैक्टिस दें, जो भी दें, जो आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन बन क्या है हमारा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? क्या व्यक्तिपरक है, कार्यपरक है, प्रायोजित है, या फिर उपर्युक्त सभी है? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो कैसा है? वो व्यक्तिपरक है। ठीक है, व्यक्तिपरक है। यहाँ पर व्यक्ति का विकास करने की कोशिश किया जाता है, और जो गृह विज्ञान प्रसार है, जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम प्रसार शिक्षा की अगर बात करें तो ये ग्रामीण जीवन से संबंधित होती है, हम सभी जानते हैं। ओके, विद्यालय के बाहर की शिक्षा होती है। ओके, हम ये भी जानते हैं। और इसमें कभी भी निश्चित नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब ये नहीं है कि जो समय है वो निश्चित होगा, ठीक है, स्थान है जो वो निश्चित होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसी मतलब आवश्यकता होती है उस तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये व्यक्तिपरक होती है, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है। अगर व्यक्ति का विकास हुआ तो उस परिवार का विकास होगा, उसके समाज का विकास होगा, और आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। और जब हमारा गांव सफल होगा, गांव से ही शहर निकलते हैं, तो हमारा पूरा देश सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन हमारा रहेगा 2, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं, क्या सरल होते हैं, उपयोगी होते हैं, शिक्षात्मक होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं वो सरल भी होते हैं, उपयोगी भी होते हैं, शिक्षात्मक भी होते हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं नैतिक भी होते हैं, और प्रजातांत्रिक भी होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे क्या हैं? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे हम मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो सहयोग का सिद्धांत। ओके, सहयोग का सिद्धांत, भाई मिलजुल कर इसमें काम किया जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत भी। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत क्यों कहते हैं? हर किसी के मतलब चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का वो क्यों ना हो, उसकी संस्कृति का जो अंतर है, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती मुस्लिम को हिंदू बनाएंगे, हिंदू को मुस्लिम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। उनके अंतर को ध्यान में रखते ही हम उन्हें उनके कल्चर के हिसाब से हम यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं। बहुत सारे इसके सिद्धांत है। हिस्सेदारी का सिद्धांत होता है, और नेतृत्व का सिद्धांत होता है, सहयोग का सिद्धांत होता है, मूल संगठन का सिद्धांत होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन थे हमने उस हिसाब से आपको बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? क्या ये हिस्सेदारी का सिद्धांत है, यह सहयोग का सिद्धांत है, या मूल्य संगठन का सिद्धांत है, या फिर नेतृत्व का सिद्धांत है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखो, ये तो आपको सभी पता चल गया कि सिद्धांत तो ये सभी हैं। ठीक है, सिद्धांत तो ये सभी है, लेकिन जो यहाँ पर कोटेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मतलब मिलकर काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो क्या कर रहे हो यहाँ पर? सहयोग दे रहे हो या हिस्सेदारी कर रहे हो? क्या सही होगा? तो जब सामाजिक उन्नति की बात हो तो यहाँ पर हम सहयोग की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सामाजिक उन्नति की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलकर कार्य करने की, तो हम एक दूसरे मतलब ऐसा सहयोग कर रहे हैं कि हमारी समाज मतलब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सहयोग का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, और जब हम किसी भी भाग में, किसी भी कार्यक्रम में जब हम भाग लेते हैं तो उसको हम हिस्सेदारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मूल्य संगठन का सिद्धांत भी आप समझ ही रहे होगे, इतना तो पढ़ ही लिया अब तक। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है ना। निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? मूल्यांकन का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, असंतुष्टि का सिद्धांत, या समता का सिद्धांत? अब आपको आंसर तो मिल गया होगा। ठीक है, हमारे बच्चे इतना तो पढ़ ही चुके हैं,
कि इनमें से पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं, तो मूल्यांकन का सिद्धांत भी है। स्वावलंबन, भाई लोगों को क्या किया जाता है, अपने पैरों पर खड़े होने का की शिक्षा दी जाती है, तो स्वावलंबन का सिद्धांत भी हो गया। समता का भी सिद्धांत है, मिलजुल कर काम करना, ये सब आता है इसमें, सहयोग वगैरह। तो असंतुष्टि, भाई अगर हमें असंतुष्टि होगी तो हम वो काम करेंगे ही क्यों, है ना, तो इसलिए जो यहाँ पर आंसर होगा वो सी सही होगा। ये क्या है, कोई भी सिद्धांत नहीं है प्रसार शिक्षा की। असंतुष्टि, असंतुष्टि कौन चाहेगा, है ना, संतुष्टि तो हर कोई चाहता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत होगा, संतुष्टि का सिद्धांत होगा, या फिर सी ऑप्शन है मूल्यांकन का सिद्धांत होगा, या डी ऑप्शन है समता का सिद्धांत होगा। विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, ठीक है ना। भागीदारी जो है, मतलब जो भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनकी संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये भाई किसका होगा, भाई यहाँ पर हो जाएगा संतुष्टि का सिद्धांत, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 6, प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन डैश क्रिया के अनुसार होना चाहिए। लोकतांत्रिक क्रिया के अनुसार, प्रजातांत्रिक क्रिया के अनुसार, राजनीतिक के अनुसार, या फिर उपरोक्त सभी। प्रसार कार्यक्रम है उनका निरूपण तथा क्रियान्वयन किस क्रिया के अनुसार होना चाहिए, ये बताना है आपको। तो यहाँ भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक क्रिया के अनुसार होना चाहिए। भाई सभी का विकास होना चाहिए, सभी को मिलजुल कर हिस्सेदारी मतलब करानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसार कार्य में शामिल हो। और जिस सर्कल में आप कर रहे हो, मान लो जिस समुदाय में आप काम कर रहे हो, जिस गांव में काम कर रहे हो, तो उनकी प्रजातांत्रिक भागीदारी होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के विकास से संबंधित प्रसार कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है 7, प्रसार शिक्षा का दर्शन डैश पर आधारित होता है। मानव विकास, बाल विकास, ग्रामीण विकास, या पोषण विज्ञान। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा के दर्शन की अगर हमने बात करें, अभी हमने कहा था प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो कैसा है, व्यक्तिपरक है। ठीक है, तो व्यक्तिपरक है, तो व्यक्तिपरक का मतलब क्या हुआ, मानव विकास, है ना। मानव का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। अभी हमने बताया था उसके घर का होगा, घर से सोसाइटी में जाएगा वो डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का दर्शन जब भी पूछा जाए, यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखो, दर्शन की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ प्रसार शिक्षा की बात नहीं कर रहे। प्रसार शिक्षा की बात होती तो ग्रामीण विकास आ सकता था, क्योंकि ग्रामीण लोगों का विकास वहाँ पर किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को ही नहीं वहाँ पर मतलब माध्यम बनाया जाता है, पूरे गांव को। जहाँ भी प्रसार कोई कार्यक्रम जाता है, किसी भी गांव में कोई भी योजना जाती है तो वो पूरे गांव के लिए जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब प्रसार शिक्षा के दर्शन की बात होती है तो ये व्यक्तिपरक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मानव विकास आंसर होगा। क्वेश्चन है 8, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्तु ने किया था, सुकरात ने किया था, प्लेटो ने किया था, या फिर जॉन ड्यूवी ने किया था। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है किसका, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, प्लेटो होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिलॉसफी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और प्लेटो ने जो फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया वो किस पुस्तक में किया, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है। समाज में घर आधारभूत इकाई, समाज में, सॉरी यहाँ पर समाज होगा, समाज में घर आधारभूत इकाई है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, या डी है उपरोक्त सभी। तो इन्होंने जो डॉक्टर रणजीत सिंह है कम से कम 7 प्रसार शिक्षा के को 7 दर्शन पर आधारित माना है। करीब 7 पॉइंट है इन्होंने दिए हैं जो। तो सबसे पहले समाज में घर आधारभूत इकाई है, ये भी बात सही है इनकी। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि होता है, ये बात भी सही है। और ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, यह बात सत्य है या असत्य है, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ये भी है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया था परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है। क्या है, परिवार प्रथम, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। मौलिक
मानवीय समूह है, ठीक है, मानवीय समूह है। और इन्होंने क्या कहा, व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। व्यवहार में, बिल्कुल सही है, व्यवहार धीरे ही धीरे चेंज होता है। व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। और विज्ञान तथा तकनीकी में विश्वास भी इन्होंने बताया था कि जरूरी है। विज्ञान एवं तकनीकी में विश्वास, विज्ञान एवं तकनीकी में विश्वास, ये याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, तकनीकी में विश्वास। ओके, तो इनमें मतलब 7 हैं, आपको 7 याद करने हैं। अच्छा, एक रह गया है, कौन सा समाज में घर आधारभूत इकाई है, और कौन सा रह गया, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। एक रह गया, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ठीक है। अच्छा, ये भी लिख रखा है, तो एक कोई रह गया है जो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये 7 पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं, किसी को याद हो तो कमेंट करिएगा। तो ये 7 पॉइंट दिए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन है 10, मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं, यह कथन किसका है। तो ये डेफिनेशन, और आज की क्लास में कुछ आपको डेफिनेशन भी मिलेगी। मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर है, ये कथन किसका है। क्या डॉक्टर रणजीत सिंह का है, लीगन्स का है, सोहल का है, या कोई नहीं। तो ये जेपाल लीगन्स की डेफिनेशन है, ठीक है, लीगन्स की डेफिनेशन। अच्छा, लीगन्स क्यों प्रशासनिक शिक्षा में पढ़े जाते हैं, ये कोई कमेंट करके बताएगा। लीगन्स कौन है, ठीक है, प्रशासनिक शिक्षा के विषय में ये क्यों पॉपुलर है, क्या इनका संबंध है प्रशासनिक शिक्षा से, ये आपको बताना है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लीगन्स की ये डेफिनेशन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रशासनिक शिक्षा का दर्शन उच्च डैश पर निर्भर करता है। क्या आदर्शों पर, परिणामों पर, विश्वास पर, या फिर प्रयोगों पर, किस पर निर्भर करता है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रशासनिक शिक्षा का जो दर्शन है उच्च डैश पर निर्भर करता है। तो उच्च क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, ठीक है ना। तो उच्च आदर्शों पर ये निर्भर करता है। भाई आदर्शवादी है ना, तो आदर्शों पर ही निर्भर करेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रशासनिक शिक्षा का दर्शन आधारित है मानव विकास पर, प्रजातंत्र एवं विज्ञान पर, प्रसार दर्शन पर, या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन आपसे अभी हमने जो कहा, जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है किस पर आधारित है, मानव विकास पर आधारित है। कैसे भी करके पूछे तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दर्शन शब्द जब भी आए तो वो मानव विकास से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 13, फिलॉसफी किस भाषा का शब्द है। क्या लैटिन भाषा का है, अरबी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, या फिर जर्मन भाषा का शब्द है। तो ये तो आपको भी मैंने बताया था, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम जरूर लेंगे यहाँ पर। जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है सभी को पता होगा, ये भी हमें पता होगा किसने ये शब्द पहले प्रयोग किया। तो प्लेटो ने किया था, ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने किया था। और किस पुस्तक में किया था, रिपब्लिक में किया था। इसका अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक में किया था, ओके। और इसका अर्थ क्या है, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ है सत्य के प्रति निष्ठा, ठीक है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है, सत्य के प्रति निष्ठा, एवं लगाव, ठीक है, एवं लगाव, ओके। ध्यान रखिएगा, सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। ये क्यों आवश्यक है, प्रसार का जो दर्शन है जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये जो होता है ना, हमारा जो दृष्टिकोण है, ओके, उसको गंभीर करता है, शांत करता है, व्यवस्थित करता है, कल्याणकारी लक्ष्य के प्रति हमें प्रेरित करता है, ठीक है। समाज तथा राष्ट्र के विकास पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। तो इसलिए ये क्या है, काफ़ी आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन है 14, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग प्लेटो ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया, माइक्रोग्राफिया में किया, रिपब्लिक में किया, एक्सटेंशन में किया, दर्शन शास्त्र में किया। क्वेश्चन जरूर आपको वही बेसिक दिख रहे हैं। देखो बुक से क्वेश्चन बनाओ तो बार बार नया क्या लाऊं, है ना। लगभग कई तरीके सभी प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं। तो अब वही है, कुछ प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं लेकिन आपको याद भी हो जाएंगे बार बार पढ़ने। रिपब्लिक यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ओके। एक्सटेंशन आप जानते हो प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं। एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आपको पता ही होगा। लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आपको पता होगा। और दर्शन शास्त्र तो अभी हमने फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र कह लो या फिलॉसफी कह लो, बात एक ही है, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक है किसकी, रॉबर्ट हुक की है। आपको फिजियोलॉजी में हमने पढ़ाया था, रॉबर्ट हुक की पुस्तक है जिसमें इन्होंने कोशिका को सबसे पहले कोशा लिखा था और उसके विषय में थोड़ा बहुत
बताया था। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो गंभीर और शांत, व्यवस्थित, कल्याणकारी, उपर्युक्त सभी, इनमें से क्या आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो गंभीर और डैश है, क्या शांत है, व्यवस्थित है, कल्याणकारी है या उपर्युक्त सभी है? तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया भी था, ये सभी है। ठीक है, प्रसार का जो जीवन दर्शन है वो लाभकारी भी है, ओके, गंभीर भी है, शांत भी है, व्यवस्थित भी है, कल्याणकारी भी है। ओके, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 16, प्रसार शिक्षा सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या है? क्या घर है, समुदाय है, जीवन शैली है, उपर्युक्त सभी? तो ये व्यक्तिपरक है, और तो व्यक्ति से क्या बनता है? घर बनता है। ठीक है, और घर क्या है? समाज की इकाई है ना, तो यहाँ पर ये आधारभूत इकाई घर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मानव जाति के प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र है घर, समाज, स्कूल, उपर्युक्त सभी। तो मानव जाति के मानव जाति के प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र अगर पूछा जाए तो क्या है? प्रथम केंद्र घर है ना, प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र की बात हो रही है, घर है। ठीक है, बात करते हैं पहले घर में, फिर थोड़ा थोड़ा समाज के संपर्क में आता है बच्चा, तब स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 18, प्रसार कार्यक्रम लोगों की डैश पर निर्भर करता है? शिक्षा पर, सहयोग पर, सहायता पर या उपर्युक्त सभी पर? तो प्रसार कार्यक्रम किस पर जो है निर्भर करता है? भाई शिक्षा भी इसमें प्रदान की जाती है, बेशक अनौपचारिक होती है, बेशक उसका सिलेबस जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, समय के लोचशील होता है, समय के साथ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सहयोग पर भी केंद्रित होता है, मिलजुल कर ही इसमें काम होता है, और सहायता भी एक दूसरे की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सहायता की जाती है? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, ओके, जिससे कि वो स्वावलंबी होगा तो उसका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, आर्थिक स्तर किसी व्यक्ति का या उसके परिवार का ऊंचा होगा, तो वो कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, अच्छा पोषण दे पाएगा, और जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मतलब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आगे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। तो डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 19, प्रसार कार्यक्रम है मासिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सतत व स्वैच्छिक प्रक्रिया? डी है निम्न में से कोई नहीं। तो प्रसार कार्यक्रम किस तरीके की प्रक्रिया है? ये सतत भी है, स्वैच्छिक भी है। ठीक है, सतत है, स्वैच्छिक प्रक्रिया है। आपका मन है, आप पार्टिसिपेट करिए, अगर करेंगे पार्टिसिपेट तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, लेकिन ये सतत और स्वैच्छिक है, आपकी इसमें कोई जोर जबरदस्ती इस पर नहीं चलता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप इस काम में नहीं लगा सकते हो। हाँ, आप उसके घर पर जाकर उसे मिल सकते हो, उसके खेत पर जाकर पर्सनली भेंट कर सकते हो, फ़ोन पर वार्ता कर सकते हो कि भाई क्यों हमारे कार्यक्रम में आप शामिल होना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, उनको कुछ डेमो वगैरह दिखाओगे, आप उन्हें कुछ परिणाम दिखाओगे, कुछ रिजल्ट दिखाओगे, तो अगर वो आपके काम से अट्रैक्ट होंगे तो वो खुद शामिल होंगे। ठीक है, उनकी इच्छा है, स्वैच्छिक है। अगर उन्हें तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकते। क्वेश्चन है 20, प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी डैश में परिवर्तन करता है? क्या मनोवृत्ति में, दृष्टिकोण में, व्यवहार में, उपयुक्त सभी में? तो प्रसार का दर्शन क्या है भाई? ये सभी में चेंज करता है। व्यक्ति का मनोवृत्ति है, जो है उसका एटीट्यूड है, उसका व्यवहार है, उसका नजरिया है, उसका दृष्टिकोण है, उन सबको चेंज करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 21, डॉक्टर टी.एल. सोहल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया है? ए है यथार्थवादी व मानवतावादी दर्शन, बी है प्रयोगवादी व सारवाद अथवा तात्विक दर्शन, सात्विक दर्शन होगा, सी है आदर्शवादी व परिमाणवादी दर्शन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो डॉक्टर टी.एल. सोहल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को किस रूप में वर्णित किया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो डॉक्टर टी.एल. सोहल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन के विषय में जो भी वर्णन किया है, उसमें इन्होंने यथार्थवादी और मानवतावादी दर्शन का भी जिक्र किया है, प्रयोगवादी व सारवाद और तात्विक दर्शन का भी जिक्र किया है, और आदर्शवादी और परिमाणवादी दर्शन भी बताया है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 22, लैब टू लैंड प्रोग्राम पर आधारित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो लैब टू लैंड प्रोग्राम की, तो ये देखो, मानवतावादी दर्शन तो आपको हमने बताया, क्या जो प्रसार दर्शन है वो क्या कहता है, क्या कहता है, मतलब मानवतावादी या व्यक्तिपरक है ना, व्यक्ति के विकास पर जोर देता है ना। यहाँ पर सब कुछ मनुष्यता से संबंधित होता है।
ओके, मतलब एक डेफिनेशन अभी हमने लीगन्स की आपको बताई थी कि मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर है। किसने कहा था? लीगन्स ने कहा था, मानवतावादी दर्शन को ही तो कहा था उन्होंने, ठीक है। आदर्शवादी क्या होता है? हम सभी जानते हैं आदर्शवादी दर्शन किस प्रकार का दर्शन होता है? उच्च आदर्शों पर निर्भर करता है ये, ठीक है, उच्च आदर्शों पर, यहाँ पर सब कुछ आदर्श पर डिपेंड करेगा, है ना, उच्च आदर्शों पर यह आधारित होता है। परिणामवादी दर्शन हमेशा रिजल्ट देखता है, भाई क्या रिजल्ट रहा उसी हिसाब से कार्यक्रम चलेगा आगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा? प्रयोगवादी। यहाँ पर क्या है? लैब टू लैंड, हर चीज़ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बिना प्रयोग के, है ना। ये दोहरी प्रणाली कहा जाता है इसको, यहाँ पर लैब टू लैंड प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा जाता है ना। ये हमेशा सिद्धांतों पर बेस्ड होता है, व्यवहारिकता पर बल देता है, प्रयोग किया जाता है ना हर चीज़ का, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम पर आधारित होता है प्रयोगवादी दर्शन, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना होता है सहमति से, प्रतिरोध से, संतुष्टि से या आस्था से। तो आप कोई भी नया परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या सामना करना पड़ता है? प्रतिरोध का सामना, भाई विरोध सबसे पहले मिलता है। कुछ भी आप नया करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपकी भावना का मतलब हमेशा ये कहेंगे अरे ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सबसे पहले क्या होता है? विरोध होता है। जब रिजल्ट अच्छा आता है, जब सक्सेस होते हो तो वही लोग कहते हैं अरे वो मैं तो बस इसलिए बोल रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। 24 प्रजातंत्र में सर्वोपरि है समाज, व्यक्ति, जन समुदाय या निम्न में से कोई नहीं। तो प्रजातंत्र में क्या सर्वोपरि होता है? नेता वगैरह थोड़ी ना होता है भाई, व्यक्ति, जनता पहले सर्वोपरि होती है, ठीक है। तो प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि होता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 25 प्रसार शिक्षा में स्थानीय डैश एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है, दर्शन को, संस्कृति को, समाज को या निम्न में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा में स्थानीय जो उनकी क्या होती है? संस्कृति होती है एवं जो भी उनके रीति रिवाज होते हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति को महत्व दिया जाता है प्रसार शिक्षा में, क्योंकि किसी की इसमें कहते हैं ना किसी की संस्कृति से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। 25 प्रश्न ये जो अब हम करेंगे सॉल्व, ये कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं जो कि संपर्क से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं कि घर पर भेंट करना या फिर कार्यालय में भेंट करना, ये मतलब जो भी होते हैं ना संपर्क की कुछ विधियां होती हैं उनसे प्रश्न ये, अगर सही तौर पर बोले तो संपर्क की विधियों से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 है मतलब 25 कर लिए, 25 ये वाले प्रश्न है। जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो वह कहलाता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में मिलता है तो वो क्या कहलाता है? सामूहिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, विराट संपर्क या फिर घर पर भेंट। तो व्यक्तिगत रूप में मिल रहा है, बेशक आपका समूह होगा लेकिन आप हमसे क्या है? घर पर मिलने आए हो, तो ये क्या है? घर पर भेंट किया है ना आपने, ठीक है। जब एक व्यक्ति या छोटा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में मिलता है, दूसरा व्यक्ति क्या है? व्यक्तिगत रूप पर है, तो व्यक्तिगत में यहाँ पर कोई है ना, तो सामूहिक संपर्क हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क दिया है, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क दिया है तो बी ऑप्शन सही होगा। ओके, मुझे ये लगा इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, मैं भूल गई थी, मैंने व्यक्तिगत संपर्क डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता तो क्योंकि आप एक व्यक्ति से मिलने जा रहे हो पर्सनली, तो फिर तो आप उसके घर पर या कार्यालय या फिर उसके फार्म पर ही भेंट करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यक्तिगत दिया है तो फिर हम व्यक्तिगत संपर्क ज़्यादा सही आंसर होगा। ओके, वो मैंने इसको ऑप्शन को देखा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, जब भी संपर्क की बात हो तो संपर्क कितने प्रकार का होता है? जनसंपर्क जो होता है, अगर हम जनसंपर्क की बात करें तो 3 प्रकार से होता है। ओके, संपर्क कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका व्यक्तिगत संपर्क, ओके, व्यक्तिगत संपर्क। दूसरा आपका होता है सामूहिक संपर्क, ओके, सामूहिक संपर्क होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? सामुदायिक संपर्क, सामुदायिक संपर्क, ठीक है। सामुदायिक संपर्क अथवा इसी को हम विराट भी कहते हैं, जो कि आप टेलीविजन के माध्यम से करते हो, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, रेडियो के माध्यम से होता है, वो ये वाला होता है जिसको हम सामुदायिक संपर्क या फिर विराट संपर्क या जिसे हम मास अप्रोचेस या मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। सामूहिक संपर्क, ग्रुप अप्रोच जो मतलब इसको कहते हैं, और जो व्यक्तिगत संपर्क होता है तो इंडिविजुअल होता है। तो हमें इस समय जो आंसर कर रहे थे वो व्यक्तिगत संपर्क से संबंधित था, ठीक है। तो ये जनसंपर्क का एक प्रकार भी ध्यान रखिएगा, जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह, व्यक्ति अकेले भी हो सकता है या उसके साथ में भी 2-4 लोग हो सकते हैं, ठीक है, पर मिल किससे रहे? व्यक्तिगत रूप से किसी से मिल रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत संपर्क का उदाहरण होगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तिगत संपर्क के उद्देश्य हैं, ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष संपर्क तथा कार्यक्रम की प्रगति देखने हेतु, व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने हो, तो
सी है व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने तथा उत्तम नेतृत्व के विकास है, तो डी है निम्न में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत हम संपर्क करते हैं क्यों करते हैं, या तो प्रत्यक्ष संपर्क तथा कार्यक्रम की प्रगति देखने के लिए जाते हैं, है ना, प्रत्यक्ष तौर पर जाते हैं कि पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, सही चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जब हम संपर्क बना रहे हैं तो क्या है, कार्यक्रम की प्रगति देख रहे हैं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने भी जाते हैं, उन्हें प्रेरणा देने भी जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके कार्यक्रम में वो भागीदारी करें, व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने तथा उत्तम नेतृत्व का विकास भी करते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब यहाँ पर आप समझ जाइए 28 होगा वैसे प्रश्न। व्यक्तिगत संपर्क में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है, व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनना व गलत बातों का एकदम विरोध ना करना। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर गलत बात की काट करना, बात व्यक्ति की रुचि के अनुकूल करना, डी है निम्न में से सभी। तो व्यक्तिगत संपर्क में सबसे महत्वपूर्ण जो भी तत्व हैं इनमें से ये एक हिसाब से सभी सही हैं। ठीक है, व्यक्तियों की बातों को आप ध्यान से सुने और गलत बातों का एकदम विरोध ना करें, एकदम विरोध ना करें, बल्कि उनकी बात की क्या करें, काट करें। ठीक है, काट करने की का मतलब ये है कि इस तरीके से बात को उनका विरोध करो कि उन्हें पता भी ना चले आप उनका विरोध कर रहे हो और अपनी आप बात भी रख दो। ठीक है, और उसके व्यक्ति के अनुसार ही आपको बात करनी है, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सामूहिक संपर्क में समूह की संख्या हो सकती है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक या फिर 50 व्यक्ति से अधिक। तो सामूहिक संपर्क की हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर 20 से अधिक हो सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, जब सामूहिक संपर्क की बात होगी तो इसमें जो समूह की संख्या होगी वो 20 से अधिक लोग इसमें होते हैं और यहाँ पर एक ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाया जाता है। ये नहीं कि 20 लोग हैं तो 20 लोग अलग अलग दृष्टिकोण लेकर जाएंगे, ये कतई सही नहीं है। दृष्टिकोण एक ही होगा, लोग होंगे 20 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दृष्टिकोण एक ही होगा और यहाँ पर समूह, जाति, धर्म अथवा वर्ग आधारित नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाता है। ओके, तो सामूहिक संपर्क की डेफिनेशन तो सभी को पता होगी, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। एक व्यक्ति या समूह दूसरे सामूहिक लोग से मतलब दूसरे समूह से मिलता है। ठीक है, दूसरे समूह से। देखो, प्रचार कार्यकर्ता यहाँ पर अकेला भी हो सकता है। ठीक है, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। ठीक है, एक या अनेक कैसा भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा किससे, समूह से ही मिलेगा। जाके ये ध्यान रखिएगा, मिलेगा किससे, समूह से मिलेगा। अगर वो व्यक्तिगत रूप से मिलेगा किसी से तो फिर तो वो व्यक्तिगत संपर्क में आ जाएगा ना, फिर तो वो पहला वाला ऑप्शन हमने जो बताया था व्यक्तिगत संपर्क वो आ जाएगा। तो यहाँ पर समूह संपर्क की बात हो रही, 20 से अधिक लोग होते हैं और प्रचार कार्यकर्ता अकेले भी हो सकता है, समूह में भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा जिससे वो व्यक्ति अकेला होगा, इसीलिए इसको हम समूह संपर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 5, सामूहिक संपर्क करने से पहले सामूहिक संपर्क करने से पहले कितने दिन पूर्व सभी लोगों को सूचना मिल जानी आवश्यक है। आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको कितने दिन पहले आपको सूचना दे देनी है, 4 से 5 दिन पूर्व, 2 से 3 दिन पूर्व, संपर्क के घंटे पहले या 10 दिन पूर्व सूचना देनी है। तो जब भी आपको संपर्क करना हो तो 2 से 3 दिन पहले ही आपको क्या करना है, सूचना उस व्यक्ति को पहुंचा देनी है कि हम आपसे मिलने आ सकते हैं इन 3 दिनों में कभी भी। ठीक है, मतलब एक समय कभी भी तो नहीं, मतलब एक निश्चित समय आप 2 से 3 दिन पहले बता दो कि हमें इस दिन आना है, उस व्यक्ति जिससे वो व्यक्ति उस दिन आपको फ्री मिले, समय जो भी समय बताओ और उसको उस समय आपको वो मिले। ठीक है, तो इसलिए 2 से 3 दिन पहले सूचना देना। अब आप एकदम पहुंच जाओ या 1 घंटे पहले फ़ोन करो कि हम आ रहे हैं, तो हो सकता है व्यक्ति कहीं बाहर हो। क्वेश्चन है 6, एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उनके रीति रिवाज के अनुसार संपर्क किया जाता है तो उसे कहते हैं सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क, सामाजिक संपर्क या फिर सामुदायिक संपर्क। एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उनके रीति रिवाज के अनुसार संपर्क कर रहे हो आप, तो उसे आप क्या कहोगे। तो ये भी एक संपर्क होता है, सामाजिक संपर्क। हालांकि अभी हमने जो बताए थे मुख्य तो वो 3 ही होते हैं, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क और जो विराट संपर्क होता है, मुख्य 3 होते हैं। ये एक अलग प्रकार का संपर्क है सामाजिक संपर्क। तो इसमें क्या होता है, हम कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, मान लो हिंदू मुस्लिम की कोई जंग छिड़ी हुई है किसी की भी, तो हमें क्या होता है, दोनों पक्षों को समझाना होता है ना। तो हिंदू पक्ष अगर बदतमीजी कर रहा है तो हम उसे समझाने जाएंगे, और मुस्लिम पक्ष कर रहा है कोई समस्या क्रिएट तो उसको समझाने जाएंगे। तो यहाँ पर तो भाई आ जाएगा ना, भी धर्म का मामला है तब तो बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं बात बनेगी कैसे। तो इस तरीके के संपर्क जो होते हैं जहाँ पर हमें कभी कभी इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ जाती है, हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है ना,
समाज के हिसाब से चलना, ठीक है। तो रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए, अब ऐसा थोड़ी ना मुस्लिम से कुछ बात करने जाएंगे तो हम उसके धर्म का विरोध करेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो समाज की हमें रीति रिवाज के अनुसार बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक संपर्क होता है, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 7, संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन क्या माना जाता है? फॉर्म तथा घर पर मिलना, कार्यालय में भेंट करना, प्रदर्शन करना या समूह चर्चा करना। अगर आपको संपर्क स्थापित करना है तो सबसे श्रेष्ठ साधन जो इसमें होगा फॉर्म तथा घर पर मिलना। आप उसके घर जा सकते हो, आप उसके खेत पर जा सकते हो मिलने के लिए, ठीक है। फार्म का मतलब होता है खेत, ओके। तो आप उससे खेत पर मिल सकते हो, घर पर मिल सकते हो, ओके। अब मान लो कोई व्यक्ति पर्सनली आपसे कार्यालय में आपके मिलने आ रहा है रोज़ रोज़, तो ठीक है। तो जो 4 लोग और देखेंगे वो सोचेंगे पता नहीं इससे क्या बात है, इससे पर्सनली मिलने ये रोज़ क्यों आता है अकेले में, इसको कुछ स्पेशल प्रचार शिक्षक जो है वो स्पेशल कोई चीज़ दे रहा है, क्या चक्कर है ना। तो विरोध हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर्म तथा घर पर मिलने से मतलब ये है कि जब प्रचार शिक्षक को खुद लगेगा कि हाँ कुछ विशेष बात है तो वो एक बार जाकर बात कर आएगा उसके घर पर या खेत पर, है ना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, निम्नलिखित संपर्क से घर और खेत के हालातों की फर्स्ट हैंड सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं? कार्यालय में भेंट करके, घर पर भेंट करके, प्रदर्शन के द्वारा या निम्न में से सभी के द्वारा। निम्नलिखित संपर्क से घर और खेत के हालातों की फर्स्ट हैंड आपको सूचना, मतलब सबसे पहले आपको घर और खेत की सूचना चाहिए, तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आप चुनेंगे? तो आप उसके घर पर चले जाओ, है ना, घर पर भेंट कर लो जाके, आपको सब पता चल जाएगा वो व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या उसके मन में है ना। तो आपको अगर फर्स्ट हैंड सूचनाएं चाहिए तो आप खुद चले जाओ उसके घर पर, सारी बात करे आओ जाके, उसके खेत से संबंधित, उसके घर से संबंधित, उसकी व्यक्तिगत क्या रुचियां हैं, क्या वो चाहता है, क्या समस्याएं हैं, सब कुछ आप जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा संपर्क सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है? मतलब देखो और खुद विश्वास करो। घर पर भेंट करना, कार्यालय में भेंट करना, प्रदर्शन या समूह चर्चा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर। भाई प्रदर्शन जब हम करते हैं, किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं? भाई ये देख लो अपने आप देख लो, अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, और आपको देखो विश्वास करो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप खुद विश्वास करो, मतलब सही रिजल्ट आएगा, आप खुद विश्वास करोगे। तो यहाँ पर सीइंग इज बिलीविंग पर क्या आधारित होता है? प्रदर्शन आधारित होता है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदर्शन के प्रकार, तो प्रदर्शन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार पर होता है, ठीक है, 2 प्रकार पर आधारित होता है। एक होता है विधि प्रदर्शन, ठीक है, विधि प्रदर्शन, आप उसकी विधि बता दो, विधि का प्रदर्शन बस कर दो, ठीक है, जो भी है, ओके, और जो सूचना आपको देनी है। और दूसरा क्या होता है? परिणाम प्रदर्शन, या आप सीधे उसका रिजल्ट दिखा दो, ओके, सीधे रिजल्ट दिखा दो। तो परिणाम सीधे आप दिखा रहे हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसका विधि बता रहे हो, काम करके दिखा रहे हो पूरा, ठीक है, कि काम को कैसे किया जाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव इन दोनों में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन, ये विधियाँ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है? अभी हमने बताया 2, 3, 4, 5, तो 2 प्रकार का होता है, परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन, अभी हमने जस्ट आपको बताया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन का जो सिद्धांत है, ये लर्निंग बाय डूइंग पर भी आधारित है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ओके। जैसे अभी हमने क्या बताया, सीइंग इज बिलीविंग पर भी आधारित है, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, अभी आपने देखा ही था, ओके। और लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखो पर भी आधारित है, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, सीखने की सबसे प्राचीन विधि इनमें से कौन सी है? विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, घर पर भेंट या निम्न में से सभी। सीखने की सबसे प्राचीन विधि इनमें से कौन सी है? तो ये है आपकी विधि प्रदर्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? विधि बताते थे, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, सीधे विधियाँ जो है बताई जाती थी और कहा जाता था खुद करके देख लो, ठीक है, स्वयं करके देखो इस चीज़ को, है ना। तो इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप खुद करके देखो। तो ये विधि प्रदर्शन जो है सबसे प्राचीन विधि मानी जाती थी। पहले के समय में सीधे लोगों से काम कराया जाता था। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, विधि प्रदर्शन के उद्देश्य हैं नई विधि प्रत्यक्ष दिखलाना तथा प्रशिक्षण देना, पुरानी दक्षता पुनः प्राप्त करने में सहयोग देना, जटिल क्रियाओं को सिखाना, या डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। विधि प्रदर्शन के ये सभी उद्देश्य हैं, नई विधि प्रत्यक्ष दिखलाना तथा प्रशिक्षण देना, पुरानी दक्षता पुनः प्राप्त करने में सहयोग देना और जटिल क्रियाओं को सिखाना, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13, परिणाम प्रदर्शन विधि किसी भी विधि का डैश प्रदर्शित करने का ढंग है, नियम, वैल्यू, स्तर या फिर लक्ष्य। तो हम परिणाम प्रदर्शन में क्या करते हैं? किसी भी विधि का वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी विधि का वैल्यू बताते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, उसका मूल्य। मूल्य का मतलब पैसे से नहीं होता है भाई, उसका मतलब आपको खुद उसको जैसे
गांव में क्या होता है या शहरों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे कार्य सरलीकरण आपको सिखाना है किसी को, है ना, कार्य सरलीकरण सिखाना है। अब आप उनसे कितना भी कहो, उनके घर में है मशीन है तब भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं दूसरे क्या कहूँ, मेरे घर में ये चीज़ थी, जब मैं शादी होकर आई थी, मेरी शादी में मतलब आता ही है, इसमें कोई तारीफ नहीं कर रही। तो जैसे नॉर्मल चीज़ें आती हैं घर के कामों की, तो हमारी मशीन जो वॉशिंग मशीन थी वो सालों साल बंद करके, ना मुझे परमिशन थी छूने की, मदर इन लॉ छूने ही नहीं देती थी। और ऐसे ही यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर की कहानी थी, हर मसाला मैं सिल पर ही पीसती थी, कई साल तक मैंने पीसा, ठीक है, सब कुछ था पर उसका यूज़ नहीं था कोई भी। तो क्या है, उन्हें वैल्यू नहीं थी, या फिर या आप कह सकते हो जो एक मानसिकता होती है कि बहू आराम ना करे, ठीक है, उसको आराम ना मिल जाए, कुछ भी आप कह सकते हो, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या था, उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, या तो मेरी वैल्यू नहीं थी या फिर उस सामान की वैल्यू नहीं थी, है ना। तब उनको कोई होता समझाने वाला जिसकी वो सुन लेती कि देखो इसका ऐसे इस्तेमाल करोगे तो इससे इसका भी समय बचेगा, इसकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, इतना समय ये बर्बाद करती है अपनी इन कामों में घंटों लगाती है ना। तो कोई समझाने वाला होता उन्हें, तो ये क्या है, परिणाम अगर प्रदर्शन उन्हें कोई करके दिखा देता तो उन्हें उसकी कीमत पता चलती कि वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर की क्या कीमत है ना। क्वेश्चन है 14, प्रदर्शन की वह विधि जिसमें लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, यदि वाद विवाद करने में असमर्थ हैं तो प्रश्न और उत्तर के रूप में कार्य करता है। इसे अपनाता है सामान्य सभा, समूह चर्चा, भाषण या वार्ता या सिंपोजियम। प्रदर्शन की इनमें से वह विधि बतानी जिसमें क्या होता है, वाद विवाद होता है, ओके। अगर वाद विवाद करने में असमर्थ है तो प्रश्न और उत्तर के रूप में कार्य इसमें अपनाया जाता है। कौन सी विधि, तो ये जो होगी आपके यहाँ पर आंसर होगा, ये होगा समूह चर्चा। अगर ये पूछा जाए कि समूह चर्चा पर क्या ऐसे तत्व हैं जो इफेक्ट डालते हैं, तो ये लोगों की योग्यता हो सकती है, हो सकता है वो वाद विवाद करने में सफल नहीं है इसीलिए तो प्रश्न उत्तर करने की नौबत आई, है ना। तो योग्यता हो सकती है, लोगों की मनोवृत्ति मतलब सोच हो सकती है, रिजल्ट तो पॉजिटिव चाहिए था और उल्टा रिजल्ट निकलने लगा लोगों के लेक्चर से, ठीक है। तो उनकी सोच क्या थी, मनोवृत्ति क्या थी, सामाजिक व आर्थिक स्तर क्या था, ये भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। सामाजिक व आर्थिक स्तर भी यहाँ पर प्रभाव डालता है, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। आर्थिक स्तर, तो ये जो होते हैं ना किसी भी समूह चर्चा पर इफेक्ट डालते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंपोजियम क्या होता है, कोई बता सकता है। सिंपोजियम में ध्यान रखिएगा 2 से 5 वक्ता होते हैं, पूछा जाए कितने वक्ता होते हैं, 2 से 5 वक्ता यहाँ पर होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, भाषण ही कराया जाता है, ठीक है। भाषणों की लघु श्रृंखलाएं होती है, लघु श्रृंखला मतलब छोटी छोटे स्मॉल सीरीज होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, उसे हम सिंपोजियम कहते हैं, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। है सब एक तरीके की, भाषण और वार्ता भी कहीं ना कहीं भाषण से ही संबंधित है, ओके। इसे जो भाषण या वार्ता है इसे फोरम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो भाषण या वार्ता है इसे फोरम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की, समूह चर्चा को निम्न में से कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करेंगे। लोगों की योग्यता व मनोवृत्ति, सामाजिकता, आर्थिक स्तर, निम्न में से सभी, अभी हमने बताया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, सामूहिक चर्चा के लिए कितने व्यक्तियों का समूह उपयुक्त माना जाता है। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो कितने लोग समूह में होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, 10 से 15 व्यक्ति, 20 से 25 व्यक्ति, 25 से 35 व्यक्ति या लगभग 50 व्यक्ति। ग्रुप डिस्कशन की बात चल रही है यहाँ, तो इसमें कम से कम 20 से 25 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जो सामूहिक चर्चा होती है इसमें कम से कम 20 से 25 व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, नियमित सामान्य सभा के लाभ है लोगों का विश्वास प्राप्त करना, नेतृत्व का विकास होता है, सामूहिक विचार तथा प्रजातांत्रिक कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं, डी है निम्न में से सभी। तो जब हम नियमित सामान्य सभाएं करते हैं तो उसके यही सभी लाभ हो जाते हैं। विश्वास लोगों का प्राप्त हो जाता है क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लोगों की विचारों को सुनते हैं, ठीक है। और जब वो लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से अपने मन की कहते हैं तो उनका नेतृत्व, लीडरशिप का गुण उनमें डेवलप होता है ना, नेतृत्व का विकास हो जाता है और सामूहिक विचार का पता चलता है ना। सभाओं से क्या होता है, लोगों के विचारों का पता चलता है और जो लोग हैं, लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वही प्रजातंत्र है ना, प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, यह एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है जिसे प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं के समापन में के समय आयोजित किया जाता है। भाषण या वार्ता, वाद विवाद और परिचर्चा, फोरम या फिर बज सेशन। एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है जिसे प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं के समापन के समय आयोजित किया जाता है। तो ये इसका आंसर वही होगा, फोरम, जो अभी हमने आपको बताया था। अभी हम जब बात कर रहे थे फोरम की, भाषण या वार्ता की, तो हमने कहा था इसे फोरम भी कहते हैं। तो भाषण या वार्ता में क्या होता है, जब हम भाषण या वार्ता करते रहते हैं, कोई रिजल्ट सही से नहीं निकल पाता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक छोटी सी सभा, छोटा सा डिस्कशन रख लेते हैं जिसको हम फोरम कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी क्या होता है, या वाद विवाद की अवधि रहती है जिसमें क्या होता है,
कोई भी सभाओं के मतलब यह एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है जिसे प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं के समापन के समय आयोजित किया जाता है। मान लो कोई रिजल्ट सही नहीं निकला तो लास्ट में क्या किया आपने, फोरम डिस्कशन कर लिया एक तरीके का, जिसमें फिर आपने कोशिश की कि जल्दी से आपकी जो भी समस्या है उसका रिजल्ट निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, पैनल वार्ता में कितने लोग होते हैं, अगर पूछा जाए पैनल वार्ता दिया है नहीं दिया यहाँ पर, पैनल वार्ता में कितने लोग होते हैं, तो पैनल वार्ता में 5 से 6 व्यक्ति होते हैं। ओके, पैनल वार्ता में पूछा जाए तो 5 से 6 व्यक्ति होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं यहाँ, अच्छा बज सेशन क्या होता है, बज सेशन यहाँ पर क्या होता है, जब क्या होता है श्रोताओं की संख्या क्या हो, श्रोता क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, श्रोताओं की संख्या ज़्यादा हो और समय क्या हो, सीमित हो। ओके, समय क्या हो आपके पास, कम हो, तो उस समय हम बज सेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, श्रोता ज़्यादा होते हैं और समय सीमित होता है, तो इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। ओके, छोटे छोटे क्या करते हैं, समूह बना देते हैं, जिससे कि क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना, कम समय में उनके विचारों को सुन लिया जाए। ओके, और बात खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब होता किसी ना किसी विषय पर संबंधित, तो मतलब होता है क्या, बस इतना याद रखना, बस सेशन में श्रोता की संख्या ज़्यादा होगी, समय सीमित होगा और फिर उनको छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, उसी को हम बज सेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, प्रश्न का उत्तर हम आपको बता चुके, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की सामान्यता। इसमें 2 श्रेणी के वक्ता रहते हैं, एक अनुकूल पक्ष बताते हैं तथा दूसरा प्रतिकूल पक्ष बताते हैं, जिसे कहा जाता है। हम लोगों के कॉलेज में क्या होता था, पहले ये वाला ही तरीका अपनाया जाता था कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था, महिला सशक्तिकरण या कुछ भी दे दिया गया, और उसमें 2 लोग हो गए, एक सकारात्मक विचार को रखते थे, एक निगेटिव विचारधारा को रखते थे, और उस पर भाषण करना होता था कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो वाद विवाद और परिचर्चा होगा, भाषण या वार्ता होगा, पैनल वार्ता होगा, या फिर निम्न में से सभी होगा। तो यही होती है आपकी वाद विवाद परिचर्चा, जो नॉर्मल हर कॉलेज वगैरह में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, 2 वक्ता रखे जाते हैं, 2 वक्ता मतलब 2 पक्ष होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही व्यक्ति होते हैं, वो तो एक कहते हैं ना कंपटीशन टाइप होता है, उसमें कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक एक होता है, मत 2 होते हैं। मत 2 का मतलब एक अनुकूल पक्ष पर बात करते हैं, एक प्रतिकूल पक्ष पर, मतलब एक निगेटिविटी उसकी बताते हैं, एक सकारात्मकता उसकी बताते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे हम वाद विवाद और परिचर्चा कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, जब श्रोताओं की संख्या अधिक होती है और समय सीमित होता है, तब श्रोताओं को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। इन्हें विशिष्ट विषय पर वाद विवाद बढ़ाने के लिए उचित निर्देश भी दिए जाते हैं, कहलाता है बज सेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या पैनल वार्ता। अभी हमने आपको बताया था बज सेशन। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, बज सेशन में ही ये चीज़ होती है, ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ये सही है, बज सेशन यहाँ पर आंसर सही होगा। अभी हमने आपको इसके विषय में बताया भी था। सेमिनार क्या होता है भाई, जो सेमिनार होता है, ठीक है, सेमिनार की बात करें या फिर आपसे गोलमेज वार्ता, गोलमेज वार्ता जो कि एक मेज पड़ी होती है, चारों तरफ उसके बैठे होते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की तरह, मतलब कॉन्फ्रेंस अलग विषय है, कॉन्फ्रेंस के तो सामने क्या होते हैं, मीडिया वगैरह होती है। ठीक है, गोलमेज वार्ता जो होती है और सेमिनार, ये लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, लगभग एक जैसे होते हैं, और ये क्या होता है, इसे एक विषय पर, देखो ज़्यादातर चीज़ें क्या है, विषय पर ही केंद्रित है कोई ना कोई, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, एक विषय पर केंद्रित ये चर्चा होती है। सेमिनार होता है किसी भी मुद्दे पर ये आधारित होती है, और आमने सामने क्या होते हैं, इसमें व्यक्ति बैठे होते हैं। तो ये पूछा जाए आमने सामने, तो इसी सेमिनार में बैठते हैं आमने सामने। ठीक है, आमने सामने व्यक्ति बैठे होते हैं और किसी विषय पर चर्चा चलती है, इसे हम गोलमेज वार्ता भी कह सकते हैं, सेमिनार भी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कॉन्फ्रेंस भी आप सभी लोग जानते हो, कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता है, कोई ना कोई विषय या क्षेत्र होता है, और उसमें क्या होता है, कोई भी परामर्श या अनुभवी व्यक्ति जो है श्रोताओं को ज्ञान वगैरह देता है, या कोई भी विषय पर, जैसे राजनेता वगैरह हैं आजकल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई भी विवाद छिड़ जाता है कुछ भी, तो इस तरीके के होता है। ठीक है, और पैनल वार्ता की शायद चर्चा हम लोगों ने अभी कर ही ली थी, जिसमें हमने बताया था कि कितने 5 से 6 लोग होते हैं ना, बताया था ना अभी, पैनल वार्ता में 5 से 6 व्यक्ति होते हैं, और क्या होता है, कोई भी समस्या दे दी जाती है, उस पर क्या है, वो पैनल बहस करता है। ओके, और जो बाकी समूह होते हैं वो सुनते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसी विशेष विषय पर समय विशेष पर विशेष प्रयोजन के लिए श्रोता को एकत्र करके विचार विमर्श किए जाने को कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंस्टीट्यूट, मेला या प्रदर्शन। तो ये क्या है, किसी विशेष विषय पर विशेष समय पर प्रयोजन के लिए श्रोता को एकत्र करके उनके विचार विमर्श के लिए क्या कहा जाता है। तो ये भाई आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से संबंधित होता है ना। इंस्टीट्यूट में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका क्या होता है, विशेष एक समय होता है। ठीक है, एक कोई विशेष होता है, एक समय होता है विशेष, और एक कोई विशेष विषय होता है, और प्रयोजन भी कोई ना कोई होता है, उसी पर हम लोग ये काम करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट में होता है, आपने देखा ही है। ओके, सभी लोग कॉलेज से निकले हुए, इंस्टीट्यूट से निकले हुए हो। और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ये
जो विधि है छोटे समूह पर प्रयोग की जाती है, छोटे समूहों पर प्रयोग किए जाने वाली एक विधि है। और इसमें भी क्या होता है, कोई विषय दे दिया जाता है, सोचने समझने का इसमें समय दिया जाता है, ठीक है। सोच समझकर आपको आंसर देना होता है या विषय पर चर्चा करनी होती है, चाहे बेशक भाषण क्यों ना हो, लेकिन सोचने समझने का इसमें समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है तो आपको निगेटिव बोलना है, नहीं, उसको पहले सोचो समझो बात सही है या नहीं सही है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचो कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसके बाद आप पूरा मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बहुत दिमाग को घुमाया जाता है, तब जाकर आपको वाद विवाद जो भी मतलब जो भी विषय है उस पर बात करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको मेला आप सभी जानते हो, मेला में क्या आजकल तो थीम आधारित मेले होते हैं, है ना, जिसमें बहुत अलग अलग जगह के लोग आते हैं अपनी अपनी, चाहे मेले में मतलब आजकल सब कुछ होता है, आपने देखा होगा जो कोई भी चाहे दिवाली मेला लग रहा है चाहे कुछ भी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग जगह की आती हैं, अपनी अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने आती हैं, ठीक है। तो मेला भी आप सभी लोग जानते हो। प्रदर्शन में भी हमने अभी बताया ही था, प्रदर्शन में चीज़ें जो हैं दिखाई जाती हैं, करने की विधि वगैरह। क्वेश्चन है 22, इस विधि का प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है, इसमें सोचने समझने का समय दिया जाता है तथा बोलने वालों को निर्धारित समय दिया जाता है। सिंडिकेट स्टडीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, अभियान या फिर प्रदर्शनी, तब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा, अभी हमने इसको बताया भी था, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग अभी जस्ट हमने बताया था ना, इस विधि का प्रयोग छोटे समूह पर किया जाता है, सोचने समझने का समय दिया जाता है बोलने वालों को, और निर्धारित समय भी होता है, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, सिंडिकेट स्टडीज़ किसको पता है भाई, पता हो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा तो आंसर कर देना, ये नहीं मैं यहाँ पर लाइव नहीं कर रही तो आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है। सिंडिकेट स्टडीज़ आप बताओगे और जो भी चीज़ है मैं बता ही रही हूँ। क्वेश्चन है 23, सेमिनार समापन से पहले प्रयोग में लाई जाने वाली यह विधि जो किसी विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है कहलाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग फोरम, गोलमेज या सिंडिकेट स्टडीज़। तो राइट आंसर होगा, लो आंसर आपको मिल गया। अभी हमने आपसे प्रश्न करा था सिंडिकेट स्टडीज़, ओके, गलती हो गई, ये प्रश्न मुझे नहीं डालना चाहिए था। तो सेमिनार के समापन से पहले प्रयोग में लाई जाने वाली, मान लो सेमिनार क्या आपने अब वो समाप्त होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, ये विधि जो किसी विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, तो इसको हम सिंडिकेट स्टडीज़ कर, मतलब कार्यक्रम पूरा समाप्त होने वाला है तब आपने कोई विशेष समस्या पर डिस्कशन शुरू कर दिया तो उसे हम सिंडिकेट स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इस विधि का उपयोग समुदाय में जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शन विधि के बाद समस्या के निदान हेतु किया जाता है। इसमें समुदाय के नायक और सभी व्यक्तियों की स्वीकृति आवश्यक रहती है। अभियान है, मेला और प्रदर्शन इंस्टीट्यूट है, या निम्न में से कोई नहीं, आंसर आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन ये अभियान होता है, ठीक है। अभियान आप जानते हो, सर्व शिक्षा अभियान ऐसे के विषय में आपने सुना होगा, जो निःशुल्क 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा पर जोर देता है ना, फ्री एजुकेशन, है ना, फ्री एजुकेशन 21A अनुच्छेद, ये आपको पता ही होगा, ओके। तो ये सब क्या है, एक अभियान है। पोलियो जो 1990 पल्स पोलियो अभियान आया 1995 में, याद होगा आपको, तो ये एक अभियान है, बड़े लेवल पे होते हैं ये कार्यक्रम, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए होते हैं और लोगों की इसमें भागीदारी भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कर सकते हो। क्वेश्चन है 25, जब अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है तो उसे कहते हैं जुलूस, झांकी, शोभा यात्रा, निम्न में से सभी, तो राइट आंसर हो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। जब अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है तो हम उसे जुलूस भी कह सकते हैं, हम झांकियां भी निकालते हैं, शोभा यात्रा भी निकालते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। 50 हमने प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। क्लास आई होप सभी को बेहतर लगी होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आती रहूँगी और आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर समझाती पढ़ाती रहूँगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।